Assalamu alaikum. Hope you're doing good and fine, and thank you so much joining us today here. I'm your host Hunsha Imran, and I'm also working as a content writer and as HR coordinator. जैसा कि आपको पता है कि नए दौर के साथ हमारी नई ज़रूरियात बदलती हैं, नए इश्यूज आते हैं और नई इश्यूज के टॉपिक पे बात करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट लोगों से जो है कंसल्ट करना पड़ता है, अपने कंसर्न्स डिस्कस करने पड़ते हैं, अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करने पड़ते हैं। तो नया दौर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक नए ज़माने के साथ साथ कोप अप करने के लिए, अपने यंगस्टर्स को अवेयरनेस देने के लिए, तो हम आपके लिए हमेशा एक ऐसा टॉपिक लेके आते हैं जिसपे वाकई बात करने की ज़रूरत है, जिसपे बहुत से लोगों के सवालात होते हैं, उनके जवाब देने की ज़रूरत होती है। तो मैं हूँ आपकी होस्ट मुंशा इमरान, और आज के सेशन में जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी दुनिया जो है एकदम से पिछले 20 और 30 सालों में ऐसा हुआ है कि दुनिया हमारे जहन से और एक उससे निकल के हमारी फोन की स्क्रीन पे आ गई है, लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गई है, टैबलेट्स पे आ गई है, और सोशल मीडिया ने इतना ज्यादा कोप अप कर लिया है, इतना ज्यादा एक पूरी दुनिया को अपने ऊपर संभाल लिया है, सारा कुछ कर लिया है। उसके लिए हमें चाहिए कि हर इंसान की ये कोशिश होती है कि वो स्क्रीन पे आए, वो स्क्रीन पे आए, आके अपना एक पार्ट रोल जो है वो प्ले करे। लेकिन उसके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे सवालात होती हैं जिनको जानने के लिए हमें बहुत जरूरत है, जिनके जानने के लिए हमें जो आजकल की यूथ है, जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, उनके पास जो है लोग कंसर्न्स के लिए जाते हैं। तो इसी हवाले से आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे साथ एक ऐसे इंसान है, एक ऐसी पर्सनालिटी है, एक ऐसे सोशल इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने सोसाइटी में बहुत काम किया है। ब्लॉगिंग में उनका बहुत बड़ा रोल है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। खुशामदीद कहते हैं सर सलीम रजा हेकल को, जो कि मतलब उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। उनका फ्रीलांसिंग में, ब्लॉगिंग में, ट्रैवलिंग में इतना बड़ा रोल है कि वो सोसाइटी में इतनी सर्विस दे रहे हैं। और he is also working as a co-founder of Nayar Explore Travelers on digitalhekel.com के आप co-founder भी हैं, CEO भी हैं। तो बहुत खुशी हो रही है कि आज आप हमारे साथ हैं और हमें गाइड करने के लिए, हमारे सवालात के जवाब देने के लिए आप हाजिर हैं। तो वेलकम करते हैं सर को सेशन में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुंशा फातिमा साहिबा, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप आए हैं आज हम सबके लिए। इतनी प्यारी ऑडियंस है, आपको सुनने के लिए आई है, और आपने भी हमारे लिए अपने जो है वो बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला। दिस रियली मीन्स अ लॉट एंड आई एम वेरी ऑनर्ड टू हैव यू हियर टुडे। और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना वक्त निकाला हमारे लिए। जी मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच आपकी पूरी टीम का कि आप लोगों ने इस ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस हवाले से जो है वो अपना स्टांस जो है वो तमाम के तमाम व्यूअर्स को एड्रेस कर सकूं। सो थैंक यू वेरी मच। और सर, जैसा कि हमारा टॉपिक है ब्लॉगिंग से रिलेटेड, कि ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। ब्लॉगिंग एक शौक भी है, लोगों की ज़रूरत भी बनता जा रहा है। जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा हमारे मुल्क में बढ़ती जा रही है। तो जो सोशल मीडिया का दौर है, लोगों की कोशिश होती है कि वो घर बैठ के कोई ऐसा काम करके जो उनको पसंद भी है, उसके थ्रू वो जो है अपनी अर्निंग कर लें। तो मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि ब्लॉगिंग है क्या? लोगों को इसी के बारे में आइडिया नहीं है। वो कोई इसको फ्रीलांसिंग के साथ जो है वो कंफ्यूज कर देता है, और बहुत टर्म्स हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, जिसके बारे में ये ब्लॉगिंग टर्म कंफ्यूज हो जाती है। जी मैं मुंशा, बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं कि आप देख रही हैं कि सोशल मीडिया का ऐसा जो है वो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो चुकी है, और हर कोई ये चाहता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को अवेल करके वो अपने लिए जो है वो घर बैठे एक इनकम जो है वो जनरेट कर सकें। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग, ये ब्लॉगिंग बहुत ट्रेंडिंग एक टॉपिक है। बेशुमार ऐसे बहुत सारे जुड़े हुए टॉपिक्स हैं ऑनलाइन जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉगिंग खुद ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि जिसको आप यूटिलाइज करके, जिसमें आप काम करके एक ऑनलाइन रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ब्लॉगिंग बेसिकली एक दौर में हम देखते थे कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं या जितने भी ये कॉलमनिस्ट हैं, वो अपने
कॉलम को या अपने जर्नल्स को किसी अखबार में शाया करते थे, तो ये एक लिमिटेड जो है वो एक टर्म समझी जाती थी, और वही जो है वो अपने तमाम के तमाम एक्सपर्टीज को या एनालिसिस को जो है वहाँ पर अखबारों में वो शाया करते थे। आज यही डोमेन इतना जो है वो ब्रॉडन वे में फैल चुका है कि लोग इंडिविजुअली जो है वो अपने अपने एक्सपर्टीज को यूटिलाइज करके अपनी अपनी डोमेन्स में रहते हुए उस हवाले से अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो अपनी राइटिंग स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए आगे एड्रेस करते हैं या अपने ब्लॉग्स में शेयर करते हैं, तो ये ब्लॉगिंग कहलाती है। नॉर्मली लोग जो ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग में जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो व्लॉगिंग एक दूसरी टर्म है जो कि वीडियोस के ऊपर जो है वो तमाम की तमाम चीज़ें काम करती हैं, और ब्लॉग जो होता है वो आप किसी भी टॉपिक के ऊपर, वो आपकी लाइफस्टाइल से या आपकी ज़िंदगी के तमाम के तमाम जो डोमेन्स हैं उनसे जुड़ी हुई किसी भी शोबे में जब आप कोई राइटिंग करते हैं या आर्टिकल लिखते हैं तो वो ब्लॉग कहलाता है, क्योंकि इसमें आपको तमाम की तमाम तफसील मिल जाती है। तो ये शॉर्ट टर्म में ब्लॉगिंग कहलाती है। थैंक यू सो मच सर। मेरे हाथ से इस ऑडियंस की जितनी भी थी कंफ्यूजन और मेरी अपनी भी पर्सनली वो बहुत अच्छे तरीके से आपने क्लियर कर दी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो जो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ब्लॉगिंग हम कर सकते हैं, लेकिन किन सोशल मीडिया हमारे पास कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप अगर ब्लॉगर नहीं है, आपने ब्लॉगर बनना है, फर्स्ट स्टेप में हम कौन सी ऐसे सोशल मीडिया साइट्स पे जा सकते हैं, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमारे लिए बहुत जो है वो एक बेनिफिशियल साबित होते हैं? अच्छा, नॉर्मली बड़ा ज़बरदस्त आपने क्वेश्चन किया है कि नॉर्मली लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्लॉगिंग को किस लेवल से शुरू किया जाए, ठीक है। तो इसमें लोग क्या करते हैं कि एक ट्रैक फॉलो नहीं करते, एक अपना मेथोडोलॉजी है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो इसमें कुछ फ्री साइट्स हैं जहां पर आप अपनी एक्सपर्टीज को राइटिंग की फॉर्म में जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं और उससे आप एक अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा बेसिक से जो है वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा ताकि जितने व्यूवर्स देख रहे हैं हमें, तो उनको इस हवाले से इंफॉर्मेशन भी हो। अगर वो इन एक्सपर्टीज को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो बगैर किसी झिझक के या बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के वो इसको अडॉप्ट करें। तो सबसे पहले इसमें आपको एक टॉपिक सिलेक्ट करना पड़ता है। टॉपिक ऐसा टॉपिक की जो कि ट्रेंडिंग बेशक ना हो, लेकिन वो आपकी स्किल्स या आपकी एक्सपर्टीज या आपके इंटरेस्ट के ऊपर बेस करता हो, ताकि आप बेहतर अंदाज में दिलचस्पी लेकर जो है उसके ऊपर लिखें, ठीक है। तो जब आपका अपना इंटरेस्ट आपके अपनी उस वर्किंग में जब ऐड होगा तो आप बहुत अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं। अब एक टर्म यूज होती है इंगेजिंग कंटेंट। देखिए, जब आप कोई कंटेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपलोड करते हैं तो लोग जब तक इंगेजमेंट क्रिएट ना करें तो वो आपका जो ब्लॉग है या आर्टिकल है वो यूजलेस है। तो आपको उसमें थोड़ा सा स्पाइसी जो है वो एक कंटेंट ऐड करना पड़ता है ताकि लोगों को आप अट्रैक्ट भी कर सकें और अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो स्टेबल भी रख सकें और उस कंटेंट को पढ़ भी सकें। तो सबसे पहले कैटेगरी या इस डोमेन के अंदर कैटेगरी के दूसरे नाम को आप निश के नाम से इसमें काउंट करते हैं। तो निश आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने एक डोमेन सिलेक्ट करना होता है। अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ब्लॉगस्पॉट जो कि गूगल का एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप अपने इन एक्सपर्टीज को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने राइटिंग्स को आप वहाँ ऐड कर सकते हैं ताकि आप अपने राइटिंग को इनिशियली या बेसिक लेवल के ऊपर जो है वो काम में लाएं। और जब आप थोड़ा सा इसमें एक्सपर्ट हो जाएं तो आप एक डोमेन भी ले लें, होस्टिंग भी ले लें। उसके बाद आप प्रॉपरली वर्क करें, क्योंकि इसमें आपको एक अर्निंग का फैक्टर जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो आप अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करने के बाद जो है वो इससे आप अर्निंग भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ज़रूरी है कि अच्छा कंटेंट होना चाहिए और एक ट्रैफिक होनी चाहिए कि जो आपके कंटेंट को पढ़ती हो। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। इससे मेरे भी काफ़ी दोबारा से जो है वो क्यूरीज क्लियर हो गई हैं। तो सर ऐसा हो सकता है कि अगर हम मल्टीपल डोमेन्स में काम करें, जैसे कि हेल्थ हो गया या राइटिंग हो गई या फोटोग्राफी हो गई, एक ही ब्लॉग में हम मल्टीपल डोमेन्स ऐड कर सकते हैं? अच्छा, इसमें चूंकि हमें ना कुछ
मार्केट में कुछ चीज़ों को देखना पड़ता है। ब्लॉगिंग कंप्लीटली काम करती है कीवर्ड्स के ऊपर, ठीक है। एक और डोमेन है जिसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ये वही डोमेन है कि जिससे आप अपने ब्लॉग को मैच्योर कर सकते हैं या अपने कंपेटिटर को अपने सामने रखकर आप उनके ब्लॉग्स को या उनके लिंक्स को रैंक अप कर सकते हैं। तो इसमें आप जो कह रही हैं कि मल्टीपल डोमेन्स के ऊपर काम करना, तो जो मेजर जो कैटेगरीज होती हैं ना, एक होती है मैक्रो ब्लॉगिंग, एक होती है माइक्रो ब्लॉगिंग। माइक्रो ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा जो है वो आज के दौर में चल रही है। वो इसलिए क्योंकि जो मेन टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैं अगर हेल्थ के ऊपर लिखता हूँ तो हेल्थ का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेंडिंग पे है। कंटेंट इतना सारा लिखा जाता है कि आप अगर आज आकर कोई आर्टिकल लिखना चाहें या कोई हेल्थ के ऊपर ब्लॉग बनाना चाहें तो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि आप अपने कीवर्ड्स को उन तमाम के तमाम दूसरे हेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट्स को रैंक करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप क्या करती हैं, हेल्थ की कैटेगरी में रहते हुए माइक्रो टॉपिक्स के अंदर आपको जाना पड़ता है। जैसे कि हेल्थ में एक है लेट्स से कैंसर। अब कैंसर के पेशेंट्स के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉग बनाएं और इसके ऊपर जो है वो आप लिखें, तो एक सेपरेट जो है वो आप ऑडियंस को टारगेट कर रही हैं ताकि आपके इस ब्लॉग के ऊपर जो है एक स्पेसिफिक ऑडियंस आए और इस कंटेंट से वो जो फ़ायदा हासिल कर सकें। तो इसी तरह आप जाएं, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप उसके ऊपर लिख सकती हैं। आप कोई गेम के ऊपर रिव्यूज़ लिखना चाहती हैं तो इसके ऊपर एक ब्लॉग बना सकती हैं। तो इसी तरह बहुत सारे जो है वो कैटेगरीज हैं जिसमें माइक्रो लेवल के ऊपर जाकर आप स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करके ब्लॉग्स को आप डेवलप भी कर सकती हैं। ट्रैफिक को अट्रैक्ट करके आप उससे अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया सर, इतना मज़ा आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि कोई जो है वो इतनी मज़े की गुफ्तगू चल रही है और सारी कंफ्यूजन्स वगैरह जो है वो भी क्लियर आउट हो रही है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि एक टर्म है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक है टर्म है ब्लॉगर। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ब्लॉगर्स का सोसाइटी पे क्या इन्फ्लुएंस होता है? ब्लॉगर्स का एक्चुअली सोसाइटी में इम्पैक्ट ये होता है कि उनका एक एक्चुअल कंटेंट को क्रिएट करना, डेवलप करना उनका बहुत बड़ा एक रोल होता है किसी भी टॉपिक के ऊपर। ये नहीं है कि वो हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हो या वो किसी मेडिकल के ऊपर काम कर रहे हो, बल्कि वो सोशल इश्यूज के ऊपर भी लिखते हैं। सोशल इश्यूज से हटकर वो किसी बात पर जो वो पॉइंट ऑफ व्यू भी देना चाहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें तब ही सूट करती हैं जब उनके पास कोई एक दलील हो या फिर उनके पास एविडेंसेस हो, उनके पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो एनालिसिस हो। तो इन तमाम चीज़ों की बेस पर एक आर्टिकल क्राफ्ट करते हैं। तो वो सोशल इश्यूज़ के ऊपर भी लिख सकते हैं। अगर आपकी कमांड है सोशल इश्यूज़ के ऊपर आप बात कर सकते हैं तो आप इसके ऊपर भी एक ब्लॉग बना सकते हैं। करंट अफेयर्स के ऊपर आप ब्लॉग बना सकती हैं और इसके ऊपर जो है वो आप ट्रैफिक को अपने ब्लॉग के ऊपर राउट कर सकते हैं। तो इस तरह आप एक सोशल इन्फ्लुएंसर भी बन जाते हैं। आप इस ब्लॉग से आप ट्रैफिक को आप अट्रैक्ट करती हैं। इसमें सोशल अकाउंट्स आपके अटैच होते हैं। इन सोशल अकाउंट्स की मदद से आपको फॉलोअरशिप मिलती है इंस्टाग्राम पे, आपके ट्विटर जो हैंडल्स होते हैं वहाँ पर, फेसबुक पेजेस के ऊपर। तो डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपका ये ब्लॉग मैच्योर होता जाता है, आप अपने सोशल प्रोफाइल्स के ऊपर भी फॉलोअर्स को गेन करते हैं। तो ये एक इंटरलिंक्ड है ये सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स और ब्लॉग कि जिससे आप सोशल मीडिया से अपने ब्लॉग्स के ऊपर ट्रैफिक लाने में बड़ा जो है वो हेल्प ले सकती हैं। तो इनिशियली जब आप नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही आप ट्रैफिक लेकर आती हैं। तो ग्रेजुअली वो फिर आप नॉर्मल ऑर्गेनिक ट्रैफिक आप गूगल सर्च से आप ले सकते हैं। जी थैंक यू सो मच सर अगेन। और लेकिन एक मसला इन्फ्लुएंसर्स में और ब्लॉगर्स में ये भी आता है कि अगर हम देखा जाए तो आजकल जो भी है वो ब्लॉगिंग की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रहा है। तो जो हमारे जैसे ऑडियंस है जिनको किसी एक टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है और हम लोग उसके लिए जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स भी हैं या फेक ब्लॉगर्स भी हैं या जो ओरिजिनल कंटेंट है,
ऑथेंटिसिटी है उसके बारे में हमें नहीं पता चलता। तो ये कैसे पता चल सकता है कि एक ओरिजिनल ब्लॉगर या कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं फेक एंड ओरिजिनल ब्लॉगर्स में? देखिए, ये बहुत वाज़ह जो है वो एक डिफरेंस है कि एक फेक ब्लॉगर और रियल ब्लॉगर में आप इसी बात का अंदाज़ा लगा सकती हैं कि अगर 2 इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, तो जब रियल कंटेंट होगा तो उसके कैप्शंस में आपको एक बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। आप जब 2 एक फेक और रियल अकाउंट को आप कंपैरिज़न करेंगे, तो उसके कैप्शन से लेके उसकी एंगेजमेंट रेट जो होगी, आप उन तमाम चीज़ों से आप एनालाइज़ करेंगे कि ये प्रोफाइल आया फेक है या रियल है। अब जहाँ तक ब्लॉग्स की बात है, ब्लॉग्स के ऊपर पूरा एक एनालिसिस पुट किया जाता है। अब एनालिसिस में सबसे पहले एक टाइटल से लेके ओपन ग्रीटिंग से लेके आप लास्ट जब क्लोजिंग ग्रीटिंग होती है, तो इन तमाम चीज़ों तक वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल होती है, प्रोडक्टिव होती है। एक ऐसा टॉपिक जो कि लोगों को वैल्यू ऐड करता हो, तो वो एक ओपन चीज़ है कि वो आपको लगता भी है कि ये एक रियल कंटेंट है। अब इररिस्पेक्टिव कि एक फेक ब्लॉग है, वहाँ पर ये होता ये है कि बेशक क्लिक पे थंबनेल वो बनाते हैं, आप जब उसको क्लिक करके आप उस आर्टिकल के ऊपर जंप कर देते हैं, तो वहाँ पर होता ये है कि कंटेंट नहीं होता, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 वहाँ पर पैराग्राफ्स के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन होती है जो कि वैल्यूएबल नहीं है। तो इससे ऐसे फेक ब्लॉगर्स को हमेशा हिट पड़ती है। इसको कहते हैं बाउंस रेट का बढ़ जाना। जब बाउंस रेट बढ़ जाता है तो गूगल खुद ही ऐसे ब्लॉग्स को डिस्करेज करता है और इनको वायरल होने नहीं देता। तो यही डिफरेंस है एक फेक अकाउंट में और एक रियल अकाउंट में। तो इस फर्क को हम सबको समझ लेना चाहिए। थैंक यू सो मच सर अगेन। और मतलब अब हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए कुछ इनिशियल स्टेप्स हैं। जिस बंदे ने ज़ीरो से स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज होंगी, वो किस तरह से अपने उसकी मार्केटिंग करे या किस तरह से अपने ब्लॉग को रन आउट करे? अच्छा, इसमें सबसे पहले जब आप कोई ब्लॉग रन करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसमें आपकी कैटेगरी की सिलेक्शन बहुत सोच और समझ के करनी चाहिए, क्योंकि जब आप कैटेगरी को गलत चूज़ करेंगे तो इसमें आप फेल भी हो सकते हैं ब्लॉगिंग करियर में। तो सबसे पहले आप अपने कैटेगरी की सिलेक्शन के दौरान आप अपने इंटरेस्ट को भी आप साथ अटैच करें, क्योंकि आप तब ही अच्छा काम कर सकती हैं, इसमें इनपुट दे सकते हैं जब आपका अपना इंटरेस्ट इसके ऊपर ना हो। उसके बाद आप एक डोमेन लें, होस्टिंग लें। डोमेन वही जो आपकी वेबसाइट का नाम होता है, होस्टिंग, जहां पर आप अपनी वेबसाइट की तमाम फाइल्स को रखते हैं। तो ये एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट है। आप इस इन्वेस्टमेंट को एनुअल बेसिस पे करते हैं तो आप बहुत अच्छे वे में ट्रैफिक को भी जनरेट कर सकते हैं और बहुत जल्दी आप अपने ब्लॉग को मैच्योर भी कर सकते हैं। उसके बाद आप आर्टिकल्स को डेली बेसिस पे आप पब्लिश करना शुरू करते हैं उस कैटेगरी के हवाले से। अब उस ब्लॉग में सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है वो ये है कि आर्टिकल को पब्लिश करते हुए आपने कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। एक टर्म यहाँ पर देखी जाती है ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। एटलीस्ट आप अपने ब्लॉग को रैंकिंग में लाने के लिए ऑन पेज एसईओ ज़रूर किया करें। आप चूंकि देखें, एक सिंपल आर्टिकल को अपनी वर्डिंग में लिखकर पब्लिश करना और एक ऐसे आर्टिकल को जहां पर आप कीवर्ड्स के ऊपर रिसर्च करके आया उन कीवर्ड्स के ऊपर ट्रैफिक है या नहीं है गूगल के ऊपर, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब अगर आप ऐसे अपनी तरफ से कुछ ऐसे कीवर्ड्स को सिलेक्ट करके आप आर्टिकल लिखते हैं तो उसके ऊपर ट्रैफिक ही नहीं है, तो वो एक यूजलेस आर्टिकल बन गया और वो पड़ा रहेगा आपकी अपनी वेबसाइट की हद तक। लेकिन इररिस्पेक्टिव कि आप ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर काम करते हैं जहां पर ऐसे कीवर्ड्स जो गूगल के ऊपर मंथली सर्चेस या मंथली उसका वॉल्यूम हंड्रेड्स ऑफ जो है वो व्यूअर्स या ट्रैफिक के सूरत में है या फिर थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स की सूरत में है, तो वहां पर आपका ब्लॉग बहुत जल्द ग्रो भी कर सकता है। तो कीवर्ड्स को हमने देखना होता है रिसर्च करके, ऐसे कीवर्ड्स हमने रखने होते हैं जहां पर ट्रैफिक ज्यादा हो, ताकि हमारा वो आर्टिकल लोगों तक पहुंचे भी और उससे हमें फायदा मिले, जो कि हम एक अपने ब्लॉग को मोनेटाइज करवा के उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकें। जी, थैंक यू सो मच सर, दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल। और बिल्कुल ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपने क्लियर कर दी। तो ऑडियंस का सवाल है कि ब्लॉग्स
पे जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे जनरेट कर सकते हैं? अच्छा, जैसे कि मैंने पहले इसको कोट किया, शायद मैंने नीचे मेंशन भी किया था, नीचे कमेंट में एक लिंक मैंने शेयर किया है, आप उसको एक मतलब विजिट भी कीजिएगा बाद में, क्योंकि ये पूरा मैंने एक फ्रॉम स्क्रैच से वो चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। लेकिन मैं इन शॉर्ट बताता चलूँ कि स्टार्टिंग में जब आप अपने ब्लॉग रन करते हैं तो ट्रैफिक के लिए अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स को आप यूज़ करते हैं। तो सोशल प्लेटफॉर्म्स के लिए या फिर यहाँ पर एक कुछ फॉरम्स होते हैं, फॉरम्स के ऊपर आप अपने लिंक्स शेयर करते हैं। जैसे कि medium.com है, बहुत ज़बरदस्त एक प्लेटफॉर्म है फॉरम, जहाँ पर आप अपने लिंक्स को, अपने आर्टिकल को पब्लिश करके अपने ब्लॉग्स के ऊपर ट्रैफिक को राउट कर सकते हैं। पिंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लुएंसिंग प्लेटफॉर्म है आजकल, जो कि बहुत इनॉर्मस अमाउंट में ट्रैफिक आपकी वेबसाइट को देता है। आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, लिंक्स को शेयर करें, वेबसाइट को वहाँ पर क्लेम करवाएं। फेसबुक इटसेल्फ जो है वो आपको सपोर्ट करती है अपने ब्लॉग्स को मैच्योर करने में, ट्रैफिक को राउट करने में, और सोशल प्लेटफॉर्म्स आपको इनिशियली अपलिफ्ट करने में बड़ा सपोर्ट करती हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है जी। थैंक यू अगेन सर। और मेरा सवाल ये है कि इंस्टाग्राम से हम ब्लॉगिंग किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम एक बहुत न्यूली रेगुलेटिंग ऐप है आजकल, और हर कोई आई गेस कि उसी के ऊपर पहले ब्लॉगिंग का जो है वो स्टार्ट होता है, और वहीं से अपनी जो है वो एक मीडिया और एक जो है ऑडियंस जनरेट की जाती है। तो इंस्टाग्राम पे से किस तरह से हम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं? देखें, इंस्टाग्राम एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखा जाए, या फिर अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं, तो बहुत मेच्योर हो चुका हुआ है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, फेसबुक की तरह ही। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से वही बात आती है कि आपका कंटेंट जितना भी इंगेजिंग होगा, जितना इंटरेस्ट लेकर आप अपने कंटेंट को क्रिएट करेंगे, आपको ट्रैफिक मिलेगी, फॉलोअर्स मिलेंगे। अब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पहले अपनी प्रोफाइल को, आपने टर्म सुना होगा कि पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो आपको अक्सर इंस्टाग्राम से ही बिल्ड होता हुआ नजर आता है। तो यहाँ से लोग सबसे पहले ग्रेजुअली जब अपने कंटेंट को शेयर करते जाते हैं, यहाँ पर अब आर्टिकल्स की बात नहीं होती, बल्कि आप अपने इमेजेस को या रिव्यूज को या किसी भी ऐसे प्लेस को आप जस्ट लोगों के साथ शोकेस करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, और कुछ कैप्शंस और हैशटैग्स के साथ जो है वो आप पोस्ट करते हैं। तो इंगेजमेंट उसमें जितना आएगा, इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम खुद ब खुद ही उसको जो है वो अपलिफ्ट करता जाएगा और एक्सप्लोर पेज के ऊपर जो है वो उसको डिस्प्ले करवाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो अगर आपके पास एक ब्लॉगर, एक आपका एक ब्लॉग होगा, तो इजीली यहाँ से आप अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं, आपकी ट्रैफिक है, यहाँ से जो है वो आप उनको राउट कर सकते हैं उस ब्लॉग के ऊपर। तो आपकी अर्निंग यहाँ से भी, इंस्टाग्राम से भी हो सकती है इन फॉर्म ऑफ स्पॉन्सरशिप्स या रिव्यूज, और वहाँ से भी हो सकती है जो कि आपका ब्लॉग ऑलरेडी मोनेटाइज्ड है, तो उससे भी आप अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हमारा कंटेंट बड़ा एंगेजिंग होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर अगेन। और जैसे कि अब इंस्टाग्राम की बात चल ही रही है, तो जो एक फॉलोवर नंबर है वो मैटर करता है स्टार्ट में जब आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं? देखें, इनिशियली हमें फॉलोअर्स को नहीं देखना चाहिए, कंटेंट को देखना चाहिए। जब आप अच्छा कंटेंट जो है वो पब्लिश करते रहेंगे, तो लोग खुद ही आपके कंटेंट में इंटरेस्ट लेंगे, और कंटेंट में वैल्यू होगी, उनमें आप वैल्यू ऐड करना शुरू करेंगे, तो वो डेफिनेटली खुद ही आपके प्रोफाइल को फॉलो भी करेंगे, और बाकी तमाम की तमाम प्रोफाइल्स को ऑटोमेटिकली जो है वो रीच आउट करके उनको भी फॉलो करेंगे। तो आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर, जो हमारा कंटेंट है या जो भी हमने डोमेन सेलेक्ट की है, उस कंटेंट के ऊपर ऑब्वियसली एक हमारी सोच तो है, लेकिन उस कंटेंट को बेहतर करने के लिए या उसको और इंगेजिंग करने के लिए, क्रिएटिव करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज हम यूज कर सकते हैं? उसके ऊपर आप जब भी किसी भी टॉपिक के ऊपर जब आप पोस्टिंग करती हैं या ब्लॉग का कोई आर्टिकल आप लिखते हैं, तो मल्टीपल ब्लॉग्स को या मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर जब आप रिसर्च करें, अब एक्सपर्टीज आपकी होनी चाहिए कि आप उसकी कॉपी राइटिंग कैसे करती हैं। कॉपी राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपने
ऑडियंस को एक शॉर्ट स्टेटमेंट के ऊपर या टैगलाइन के ऊपर कैसे आपने एंगेज करवाना है। समटाइम यहाँ पर ये होता है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिसके आंसर में लोग आपको आंसर दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अपनी एक सेल्फी इवन की लगा देते हैं, तो वहां पर भी अगर आप कोई क्वेश्चन रेज करें तो आपको उसके आंसर में जो है वो आपको कमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो सेम केस है कि आप जब एक टैगलाइन के ऊपर आपकी कॉपीराइटिंग जितनी अट्रैक्टिव होगी, जितनी एंगेजिंग होगी, उतने आपको कमेंट्स भी मिलेंगे और इवन की आपके पोस्ट की सेविंग भी होगी। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका जो सोशल इकोसिस्टम है वो बहुत मैच्योर होगा और आपकी ट्रैफिक आपके साथ लॉयल होगी, आपके कंटेंट को रेगुलरली देखती रहेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, सारी क्यूरीज और सारे स्टेप्स हमारे साथ जो है वो शेयर करने के लिए। और एक सबसे अहम और मेन सवाल जो कि हमारा जिसका सेशन जिसके ऊपर हमारा बेस कर रहा है वो ये कि ब्लॉगर्स को काम मिलता कैसे है और उनको पेड कैसे होते हैं वो। अच्छा, ये डिपेंड करता है। समटाइम कुछ ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो कि खुद अपने ही ब्लॉग्स के ऊपर काम करते हैं और इवन कि उनका काम इतना बढ़ जाता है कि वो खुद ही कंटेंट राइटर्स को हायर करके अपने ब्लॉग्स को मजीद भी एक्सपेंड करते हैं, उसका रेवेन्यू को मजीद भी उसको मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन आप एज ए ब्लॉगर अगर आप काम करना चाहते हैं, कोई भी व्यूअर अगर ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, तो उसमें होता यह है कि आप किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कर लें। अब ब्लॉगिंग से मुराद आपको कंटेंट राइटिंग भी आना चाहिए, आर्टिकल्स को कैसे राइट करना है आपको आना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा आप ब्लॉगिंग का करियर आगे परस्यू नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कर लें। अच्छा, फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर लें फ्रीलांसिंग के। अच्छा, कंटेंट राइटिंग के ग्रुप्स ज्वाइन कर लें। इसी तरह आप फॉरम्स के ऊपर जाएं, फॉरम्स को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको बेशुमार जो है इन टॉपिक्स के ऊपर काम मिलता है, आप उनको वहाँ से ले सकते हैं। अब फ्रीलांसिंग की जहाँ तक बात है, वो उसके अपने कुछ क्राइटेरिया हैं पेमेंट्स के। अब कहीं पर पेयोनियर यूज होता है, कहीं पर जब आपका वायर ट्रांसफर यूज होता है। लोकली जब आप सर्विसेज आप सेल करते हैं तो आपके इजी पैसा, मोबी कैश या बैंक ट्रांसफर से आप इन तमाम चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। लेकिन ब्लॉगिंग में मेजॉरिटी जो है वो अपने ही ब्लॉग्स के ऊपर काम करते हैं और गूगल एडसेंस के साथ मोनेटाइज करवाते हैं। इससे जो वो एक बहुत हैंडसम अमाउंट में जो वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। थैंक यू अगेन सर फॉर क्लियरिंग ऑल दैट कंफ्यूजन्स। आपने एक टर्म यूज की कि गूगल से जो है वो मोनेटाइजेशन होती है, तो बेसिकली ये क्या चीज है? अच्छा, गूगल एडसेंस के गूगल से गूगल के ऊपर जितने भी एडवर्टाइजर्स आते हैं वो कुछ अमाउंट गूगल को चार्ज करते हैं ताकि वो जितने भी कंटेंट या पब्लिशर्स हैं, पब्लिशर्स के साइट्स के ऊपर जो है वो एड्स को वो डिस्प्ले करवा दें। अब जैसे कि मेरा एक ब्लॉग है, मैं चाहता हूँ गूगल एडसेंस के ऊपर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाऊँ और ताकि वहाँ से जब मुझे अप्रूवल मिले तो मेरे वेबसाइट के ऊपर जो है वो एड्स डिस्प्ले होना शुरू हो जाए। अच्छा, आपके वेबसाइट के ऊपर जो है वो कुछ क्राइटेरिया हैं कि जिनको आप फॉलो करते हैं तो गूगल आपके वेबसाइट को अप्रूव करता है गूगल एड्स को डिस्प्ले करवाने में। तो इसमें होता यह है कि जब आपके वेबसाइट या ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक बढ़ जाती है या जितनी भी ट्रैफिक हो, उस ट्रैफिक के हिसाब से आपका रेवेन्यू बनता जाता है मंथली बेसिस पे, ठीक है। तो गूगल एडसेंस का जो अप्रूवल है वो लेने में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान भी है, जो इसको आसानी से ले सकते हैं। तो मेरे 3 से 4 ब्लॉग्स हैं जो कि अप्रूव्ड हैं। तो होता यह है कि हमें इन तमाम चीज़ों को देखना पड़ता है, टर्म्स एंड कंडीशंस को देखकर गूगल को सबमिशन देनी पड़ती है और उसके अप्रूवल के बाद हमें हमारी ट्रैफिक के हिसाब से जो है वो हमें इनकम या उसका रेवेन्यू जनरेट होता जाता है, ठीक है। तो ये गूगल एडसेंस के एड्स का जो क्राइटेरिया है। थैंक यू सो मच सर अगेन। और आपसे जो है एक और सवाल वो ये है कि आपने कहा कि राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, आपको कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए या उसके ऊपर काम करने के लिए उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है? अच्छा, इसमें बहुत अच्छा सवाल है आपका। लोग दो तरीकों से जो है वो इसको राइटिंग स्किल्स को लेकर चलते हैं।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दो आर्टिकल्स को, 3-4 आर्टिकल्स को रीड आउट करके एक आर्टिकल को क्राफ्ट करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बुक रीडिंग को जो है वो अपना डेली रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं। बुक रीडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है आप अपने इंग्लिश स्किल्स को, राइटिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए। तो आप क्या किया करें, कोई भी बुक हो लेकिन आप बुक रीडिंग को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, ताकि आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत बेहतर हों। जो ऑनगोइंग मार्केट के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स है राइटिंग के, उसको आप अचीव कर सकें। उसके बाद जब आप ऑनलाइन मीडियम्स को आप जब ज्वाइन करते हैं तो चीज़ें खुद ही आपको जो है वो ट्रैक पे लेकर आती हैं, क्योंकि आपके पास जब राइटिंग स्किल्स होती हैं, जस्ट वो मार्केटिंग ट्रेंड को आपको अचीव करना होता है, जिसके बाद आप बहुत अच्छे वे में ये राइटिंग स्किल्स को आप आगे अपने क्लाइंट्स को जो है वो सेल आउट कर सकती हैं। तो थैंक यू सो मच सर अगेन फॉर क्लियरिंग ऑल द कन्फ्यूजन्स और इतने अच्छे तरीके से गाइड करने के लिए, सारी क्यूरीज के लिए। सर एक और सवाल वो ये कि जब हम अपने ब्लॉग्स लिखते हैं तो और हमारी राइटिंग में है, राइटिंग हमारी डोमेन है, तो उसके लिए कोई पोर्टफोलियो जनरेट करना पड़ता है जो आपका एज आप क्लाइंट को जो है शेयर कर लें अपना काम उनके साथ। तो वो जो पोर्टफोलियो की जनरेशन होती है उसको किस तरह से करना चाहिए ताकि हम जिसके थ्रू, जिसकी बेस पे हमें काम मिलता है? अच्छा, पहली बात इसमें ये है कि सिर्फ राइटिंग स्किल्स में पोर्टफोलियो आपके वो आर्टिकल्स होते हैं जो आपने लिखे होते हैं पास्ट आपके पीरियड में, ठीक है। इसमें अगर आपके पास एडिशनली एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के स्किल्स भी हैं, तो आप अपने क्लाइंट्स को इस फॉर्म में भी अपना पोर्टफोलियो आगे दिखा सकते हैं कि आपके आर्टिकल्स इन इन कीवर्ड्स के ऊपर रैंकिंग में आ चुके हैं गूगल के ऊपर, ठीक है। तो अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो गुड है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ राइटिंग की बात करते हैं तो राइटिंग में आपके पास कुछ ऐसे आर्टिकल्स होने चाहिए कुछ टॉपिक्स के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा इंगेजिंग हो, इंटरेस्टिंग हो, और आप कॉन्फिडेंटली अपने क्लाइंट को शेयर करके उनको आप पिच कर सकती हैं अपनी सेल को। तो आपके पास सैंपल्स जरूर होने चाहिए, आपके पास पोर्टफोलियो की सूरत में। थैंक यू सो मच सर अगेन। और हमने जो है ऑडियंस एंगेजमेंट की काफ़ी बात करी, तो बेसिकली क्लाइंट्स को हम किस तरह से एंगेज कर सकते हैं? क्लाइंट्स को देखें, शायद आपका सवाल ये है कि हम अपने जॉब्स इसमें कैसे ले सकते हैं राइटिंग के लिए। जी एग्जैक्टली जी, कि तो ये क्लाइंट्स जी जी तो आप इसमें देखें, सोशल मीडिया रीच आउट आप कर सकते हैं, जिसमें सर्च कीवर्ड्स लगाएं, फेसबुक के ऊपर भी सर्च करें, और आर्टिकल्स के लिए लोग टॉपिक्स शेयर करते हैं फेसबुक के ऊपर कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर या इस कीवर्ड के ऊपर मुझे आर्टिकल चाहिए। आप एक सर्च क्यूरी लगाएं फेसबुक के ऊपर, वहाँ से भी आप ऐसे जॉब्स को आप मीन्स की हंट कर सकते हैं। सेकेंडली, आप फ्रीलांसिंग से भी ऐसे राइटिंग के जितने भी जॉब्स हैं आप वहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा आप जाएं वेबसाइट्स के ऊपर, ब्लॉग्स के ऊपर, और उनके कॉन्टैक्ट अस के पेजेस के ऊपर जाकर उनको आप अपना एक प्रपोजल सबमिट करें, अपनी एक्सपर्टीज़ को शेयर करें कि मैं इन इन चीज़ों के ऊपर एक्सपर्टीज़ रखता हूँ या रखती हूँ, और मैं इन टॉपिक्स के ऊपर पहले भी लिख चुकी हूँ या लिख चुका हूँ। तो बहुत मैं आपके लिए जब आपके इस ब्लॉग के एग्जिस्टेंस को या ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए बहुत इंगेजिंग कंटेंट लिख सकता हूँ। सो आप मेरी सर्विसेज को यूटिलाइज करके अपने ब्लॉग को मजीद भी इनहेंस कर सकते हैं। तो इस तरह आप खुद ही जो है वो अपने लिए जॉब को जो है ढूंढ सकती हैं बहुत आसानी से। लेकिन हम लोग इन चीज़ों को अक्सर करने से जो है वो अपने आप को अवॉइड करते हैं। लेकिन जब भी आप फॉरेन कंट्रीज में आप देखते हैं तो वो खुद ही वेबसाइट को रीच आउट करते हैं। इवन कि मेरी वेबसाइट है, लास्ट वीक मुझे 2 से 3, इवन कि मेरे एक वेबसाइट के ऊपर इतनी ट्रैफिक नहीं है, लेकिन उस वेबसाइट के ऊपर मुझे 3 से 4 लोगों ने बाहर से रीच आउट किया कि मुझे एक बैकलिंक चाहिए, मुझे गेस्ट पोस्ट यहाँ पर पब्लिश करना है। तो ऐसे हम भी कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें कोई डिमोरलाइज करेगा या फिर कोई ऐसी बुराई है, ऐसी हरगिज नहीं है। हमें रीच आउट करना चाहिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको इन चीज़ों से हमेशा बेनिफिट मिलता है, कोई नुकसान नहीं है।
ठीक है, थैंक यू सो मच सर अगेन। और आपने मीडियम की बात की, गूगल पे हम अपने उसके थ्रू ब्लॉग्स वगैरह जो है उसकी ऑडियंस जनरेट कर सकते हैं। मीडियम के अलावा भी कोई हमारे पास वेबसाइट है या कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी ब्लॉगिंग जो है उसको शेयर कर सकते हैं? देखिए, मीडियम है, Quora.com है। Quora पे भी आप जो है वो अपने तमाम के तमाम लिंक्स की शेयरिंग कर सकते हैं। रेडिट है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और answerthepublic.com है, यहाँ से आप उन टॉपिक्स को सर्च कर सकते हैं। बाकी तमाम के तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप यूटिलाइज करके अपने ट्रैफिक के, अपने ब्लॉग के ऊपर जो है वो मैक्सिमम ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। आपने ऑडियंस के क्वेश्चंस की भी और मेरे क्वेश्चंस की भी इतने अच्छे तरीके से जो है गाइडेंस कर दी कि अब ब्लॉगिंग जो है जो एक हमारा एक डिलेमा बना हुआ होता है कि पता नहीं पब्लिक या ऑडियंस किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी, बल्कि उसके बारे में भी बताएं कि हमें एक ये भी खौफ होता है कि हम जब ब्लॉगिंग स्टार्ट करने लगते हैं तो एक फेयर ऑफ जो है फेसिंग ऑडियंस होता है कि लोग किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, या जो जिन लोगों को हम इंगेज करना चाह रहे हैं जो हमारी ऑडियंस है, तो उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में जहाँ तक राइटिंग या ब्लॉग्स की बात है तो इसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कंपैरेटिवली कि आप जब कैमरा फेस करके सामने आके अपने ऐसे व्लॉग्स बनाएं, वीडियोस बनाएं, किसी इशू के ऊपर आप बात करें, तो इसमें हो सकता है कि कोई बुरी बात आपको लगे या किसी ऐसे वीडियो कंटेंट क्रिएटर को जो है वो बुरी बात लगे। जहाँ तक राइटिंग की बात है, जस्ट ब्लॉगर ने जो है वो अपने ब्लॉग के ऊपर जो है वो राइट अप्स लिखने होते हैं, अपने आर्टिकल्स को पब्लिश करने होते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई क्रिटिक अगर मिल भी जाती है तो वो इतना कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो राइट ब्लॉगिंग में यही एक फायदा है कि आप क्रिटिसिज्म को भी बहुत प्रोडक्टिव वे में लेकर आप उसको अपने ब्लॉग में मजीद वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इवन कि आप उन क्वेश्चंस को रेस करके एक पूरा आर्टिकल पब्लिश करके एक नए टॉपिक के ऊपर अपने ब्लॉग को ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक ले सकते हैं। तो ये एक बड़ा जबरदस्त जो है प्लेटफॉर्म है। तो वीडियो में मसला हो सकता है, राइटिंग में कोई मसला नहीं हो सकता ब्लॉगिंग के इस करियर में। ओके, थैंक यू सो मच सर। और आपने सारे क्वेश्चंस, सारे सवालात को इतने अच्छे तरीके से आंसर किया, इतनी प्रॉपर गाइडेंस दे दी, और ऑडियंस के सवालात को भी जैसे आपने कैटर किया, उसके लिए भी मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना वक्त निकाला। और ये बहुत सबसे अच्छी बात ये है और ये कि आपने जो लिंक अपना जो है कमेंट सेक्शन में है, ऑडियंस वो भी चेकआउट कर सकती है। और सर हमारे लिए यहाँ पर हैं हमें गाइड करने के लिए कि हम ब्लॉगिंग अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप हम किस तरह से लेके चल सकते हैं। ये आपकी एक बहुत बड़ी फेवर है हम पे, ऑडियंस पे, दिस रियली मीन्स अ लॉट। और आपने अपना टाइम निकाला हमारे लिए और इस टॉपिक पे बात की, और नए दौर के हवाले से नए दौर में आपने सारी उसी मुनासबत से जो गुफ्तगू की, उसके लिए मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। और थैंक यू सो मच सर जॉइनिंग अस। और हमारी तरफ से ऑडियंस को भी और सबको जो है अल्लाह हाफिज, और अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा। कीप ग्रोइंग, मोर पावर टू यू ऑल एंड एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया, अल्लाह थैंक यू हाफिज वेरी सर। मच।